तो देखिए गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के 100 क्वेश्चंस जो कि आप लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि एमसीक्यू फॉर्मेट में लाइए। वैसे मैंने आपको 300 क्वेश्चन का 300 प्लस क्वेश्चन ही है, उसमें मास्टर वीडियो वन लाइनर फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन आप लोग डिमांड कर रहे थे कि एमसीक्यू प्रोवाइड कराइए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो शब्द है वो क्या दर्शाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो शब्द है वो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों दोनों का क्षेत्रों का अस्तित्व होता है। और भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही अपनाए हुए सेकंड पंचवर्षीय योजना में इसे अपनाया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका ध्यान रखिएगा पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। सेकंड आता है कि बैंकिंग, कुरियर, रियल एस्टेट, परिवहन, आर्थिक विकास जो है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये पॉइंट याद रखना है। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एडम स्मिथ को मानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन पे डी हो जाता है। अगला प्रश्न है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें श्रम, माल तथा धन का अन्य देशों की ओर अथवा उनकी तरफ से कोई प्रवाह नहीं होता है, क्या कहलाता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, जब एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं होता है। कृषि, दूध, मत्स्य पालन आदि आर्थिक विकास जो है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग जो है किस प्रणाली की विशेषता है। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली की विशेषता, ऑप्शन सी। आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय इन तीन क्षेत्रों में किस आधार पर विभाजित किया गया। तो यहाँ पे विभाजित करने का आधार है जो आर्थिक गतिविधियों की जो प्रकृति के आधार पर यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। अगला है कि अर्थशास्त्र में ग्रेसम का जो नियम है वो किससे संबंधित है। तो ग्रेसम का नियम हम जानते हैं मुद्रा के प्रचलन से, ऑप्शन सी होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत दूध, यहाँ पे देख सकते हैं दूध उद्योग जो है, दुग्ध उत्पादक उद्योग। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत के डेयरी उद्योग से संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि ग्रेसम के नियम के अनुसार बुरा पैसा अच्छे पैसे को चलन से बाहर कर देता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं, मतलब एक तो क्लियर लिख ही दिया है कि ग्रेसम के नियम के अकॉर्डिंग, तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा। यानी ये जो कथन है किसके नियम के अनुसार, तो ग्रेसम के नियम के अनुसार। फिर आता है नेक्स्ट प्रश्न कि जनसंख्या के माल्थुसियन सिद्धांत, ठीक है, के अनुसार क्या होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में तथा खाद्य आपूर्ति अंकगणितीय अनुपात में बढ़ती है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि कौन किस अनुपात में बढ़ता है। जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में और खाद्य आपूर्ति जो है वो अंकगणितीय अनुपात में बढ़ती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। विष्टि अर्थ जो शास्त्र है यानी माइक्रो इकोनॉमी को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे हम लोग मूल्य सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। शब्द व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और समिष्ट अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये जो शब्द है रेगनर फ्रिक्स के द्वारा। नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था में ब्याज दर कब बढ़ती है। कब बढ़ता है, पूंजी पर वापसी घटने पर, ठीक है, पूंजी पर वापसी घटने पर ब्याज दर यहाँ पे बढ़ता है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। एक नेक्स्ट है कि किस वर्ष प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1776 में। पहली बार राज्य व्यवस्था का सिद्धांत किस जर्मन दार्शनिक ने दिया था। राज्य व्यवस्था का जो सिद्धांत है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य पहचान क्या है। तो कह सकते हैं कि सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व होना, सही आंसर बी होगा। फिर आता है बंद अर्थव्यवस्था का प्राथमिक लक्षण क्या होता है। तो बंद अर्थव्यवस्था तो हम समझ सकते हैं ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है किसी दूसरे देश से, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक समस्या मुख्यतः किस कारण उत्पन्न होती है। तो आर्थिक समस्या जो है संसाधनों की कमी के कारण यहाँ पे उत्पन्न, ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि लाभ के नवाचार सिद्धांत को किसने विकसित किया था। लाभ के नवाचार सिद्धांत जोसेफ शुम्पीटर, ये पॉइंट याद रखिएगा। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, जो कि सेवा क्षेत्र है, हम सभी जानते हैं। अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज से क्या तात्पर्य है। टेक ऑफ स्टेज से क्या तात्पर्य है, तो करेक्ट आंसर स्थिर वृद्धि के प्रारंभ से, ठीक है, स्थिर वृद्धि के प्रारंभ से। निम्न में से कौन सी एक तृतीय गतिविधियां है। तो तृतीय गतिविधियां जो है वो हम यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन सी होगा, परिवहन तृतीय गतिविधियों के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट है कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके माल का उत्पादन करना किस क्षेत्र से संबंधित है। मतलब प्राथमिक संसाधनों का दोहन करके, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र, बिल्कुल सही आंसर प्राकृतिक संसाधनों का, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय का आकलन निम्न द्वारा किया गया और कौन सा मिलान सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है बताना है। तो देखते हैं क्या करके।
पहला पॉइंट कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपये प्रति वर्ष बताया था, लॉर्ड कर्जन ने 30 रुपये प्रति वर्ष, और के वी राव जो है वैज्ञानिक तरीके से सबसे पहली बार बताया, इन्होंने 62 रुपये प्रति वर्ष। तो उपरोक्त सभी के सभी सही है, कोई गलत नहीं होगा। भारत में सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना के संबंध में कौन सा मिलान जो कि सही नहीं है, सही नहीं है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह सकते हैं पहला पॉइंट कि सूती वस्त्र 1853 बिल्कुल सही है। लोहा इस्पात जो है 1870, जूट जो है 1855, लेकिन ऊनी यहाँ पे 1872 नहीं 1876 के आसपास होना चाहिए। तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है, डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि विश्व में सबसे पहले पर्यावरणीय जो लेखांकन है की विधि विकास की गई थी किसके द्वारा। तो ये विकास की गई थी, यहाँ पे कह सकते हैं ए और बी, पियार्स और वारफोर्ड बिल्कुल सही होगा, ए और बी दोनों। ISO 9000 लोकप्रिय मानक किसकी विशेषता है। तो ये जो विशेषता है गुणवत्ता प्रबंधन के लिए, तो ऑप्शन बी होगा। अगले सवाल पे आते हैं, भारत में अर्थव्यवस्था के विकास की कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है। तो भारत में हम जानते हैं कौन सी प्रक्रिया है, तो संतुलित विकास की प्रक्रिया, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ऐसा कुछ नहीं है, भारत में प्राकृतिक संसाधन की कमी नहीं है, मतलब बहुत है। नेक्स्ट है कि मानवीय गरीबी सूचकांक यानी ह्यूमन जो पॉवर्टी इंडेक्स है किस वर्ष में विकसित किया गया था। तो इसे 1997 में विकसित किया गया था, 1997 में। मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है, यह किसका कथन है। ये जो कथन है वो प्रोफेसर हैंसन का है, ठीक है, प्रोफेसर हैंसन। भारत में हिंदू समृद्धि दर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर राष्ट्रीय आय, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पर। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है, ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन एक एनर्जी जो कि स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन को समय समय पर निकालता है। कौन निकालता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ही निकालता है। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है। ये काम जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का है, ऑप्शन ए होगा। अगला है कि यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों को देना चाहिए, व्यक्त किया गया था किसके द्वारा। तो ये व्यक्त किया गया था अमर्त्य सेन जी के द्वारा, ऑप्शन ए होगा। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत कितने प्रतिमानों को शामिल किया जाता है। हम सभी जानते हैं 3 प्रतिमानों को शामिल किया जाता है, ऑप्शन बी होगा। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। अभी 3 हमने देखा, तो उसमें कौन शामिल नहीं आता। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जीवन प्रत्याशा आता है, प्रति व्यक्ति आय आता है, प्रौढ़ जो कि साक्षरता आता है, लेकिन सामाजिक असमानता इसके अंतर्गत नहीं आता। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। तो ये व्यक्ति और राज्य दोनों की सुरक्षा करता है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि की जो सर्वाधिक उपयुक्त माप है वो कौन सी है। तो प्रति व्यक्ति उत्पाद, यहाँ पे डी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन किया गया था वो 1949 में किया गया था, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। देखिए, जो मैंने अभी बताया आपको वही थे, पीसी महालनोबिस। अगला सवाल क्या है, इस समय यानी 2025 से भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। तो कौन सा प्रयुक्त हो रहा है, अभी 11-12 ही प्रयुक्त हो रहा है, ऑप्शन बी। चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में विकसित है। तो चीनी उद्योग सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, यहाँ पे राइट बन जाएगा। नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर अखबारी कागज के लिए नेपानगर। औद्योगिक उपभोक्ता सूचकांक वर्ष 1960 को बदल करके किसे आधार वर्ष बनाया गया। 1960 को बदल करके किसे बनाया गया, तो 1982 को बना दिया गया। गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ जो है निम्नलिखित में से किस से है। गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ जो है वो किससे है, तो स्वेच्छा सेवानिवृत्ति से, यानी वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम जो है यहाँ से संबंधित होता है। तो ऑप्शन बी को यहाँ पे टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक गैस पर। और हजीरा उर्वरक जो है इसका सही चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये आपका यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये गुजरात के अंतर्गत आता है, गुजरात के सूरत में स्थित है, ठीक है, सूरत में स्थित है। ये पॉइंट सबसे पहले तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर निकल जाता है ऑप्शन बी, 1956 की औद्योगिक नीति में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की थी। तो राइट आंसर क्या होगा, लघु। अभी मैंने आपको हाल ही में समितियों के बारे में वीडियो बनाया है, प्रोवाइड कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आबिद अभी लघु है, छोटा है, वो उद्योगों में काम करने के लिए नहीं है। तो लघु उद्योग से संबंधित आबिद हुसैन समिति था, ठीक है। कोयले का सर्वाधिक उपयोग कहाँ पर होता है।
तो सर्वाधिक उपयोग ऊर्जा उत्पादन में करते हैं, ऑप्शन ए हो जाता है। दीर्घकालिक अनाज नीति का संबंध किस अर्थशास्त्री से है? तो अभिजीत सेन यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला है कि श्रम गहन उद्योग वह है जहां पर, करेक्ट आंसर सी होगा, अधिक श्रमिकों को रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? निम्नलिखित में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के कुल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? तो सर्वाधिक योगदान जो है वो तृतीय क्षेत्र से मिलता है, सेवा क्षेत्र हम जानते हैं। यहाँ पे सही आंसर सी बनेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि बोकारो इस्पात जो कारखाना है इनमें से किस देश के सहयोग से बना था? तो बोकारो की बात करें तो ये सोवियत संघ रूस के सहयोग से, ऑप्शन सी हो जाता है। आबिद हुसैन समिति का संबंध किस क्षेत्र से? तो लघु एवं मध्यम उद्योग से, तो ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? तो ये आपका दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो कौन सी जो है वो कहाँ पर स्थित है ये हमें बताना है। जैसे अगर हम देखें तो भिलाई छत्तीसगढ़ में पड़ता है, बोकारो आपका झारखंड में स्थित है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है और राउरकेला उड़ीसा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे 1, 2, 4, 3 बिल्कुल सही आंसर बनेगा। सत्यम समिति का जो संबंध है वो किससे है? सत्यम समिति ऑप्शन ए वस्त्र नीति से संबंध रखता है। अगला है कि नायक समिति का संबंध किससे है? तो नायक समिति लघु उद्योग से संबंधित है, ऑप्शन सी। किस उद्योग को आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत माना जाता है? तो लोहा और इस्पात। ठीक है, लोहा और इस्पात यहाँ पे करेक्ट होगा। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण यानी जो एलपीजी है की नीति, आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री की बात करें तो उस वक्त प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी। ठीक है, नरसिम्हा राव जी। अगला है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम जो पारित हुआ था, बताइए कब? तो ये पारित हुआ था 2006 के अंतर्गत। ठीक है, 2006। भारत में 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया? तो कोर सेक्टर के अंतर्गत कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और विद्युत आते हैं। ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे आपको रसायन के बारे में नहीं बताया, इसलिए यहाँ पे डी हो जाता है। कोयला, विद्युत, सीमेंट ये सब तो बच गया ही, ऑप्शन डी है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे हम SEZ कहते हैं, किस की नीति जो है वो सबसे पहली बार प्रारंभ की गई थी? तो सबसे पहली बार यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे देश में। ठीक है, देश में, अपने देश में यहाँ पे, जो कि ऑप्शन सी 2000 में। चीन के तर्ज पर यह है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो तृतीय क्षेत्र का अंश जो है वो बढ़ता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि ई बीज संबंधित है किससे? ई बीज का संबंध होगा सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार प्लेटफॉर्म से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाता है। औसत आय को और क्या कहा जाता है? औसत आय को और किस नाम से जानते हैं? प्रति व्यक्ति आय के रूप में इसे जानते हैं। देश के सभी निवासियों की आय बताइए कि क्या कहलाती है? देश के सभी निवासियों की जो आय है वो कुल आय के रूप में हम यहाँ पे जानते हैं, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला है कि जीएनपी का क्या अर्थ होता है? जीएनपी का जो अर्थ होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा, सिंपल सा है, ऑप्शन बी। कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? तो ऑप्शन सी होगा घरेलू उत्पाद, यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, राइट आंसर सी हो जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निवल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर अप्रत्यक्ष कर माइनस उत्पादन बताइए कि किसे दर्शाता है? तो ये दर्शाता है यहाँ पे कहेंगे राष्ट्रीय आय को। ठीक है, राष्ट्रीय आय को। भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की जो गणना है करने वाले अर्थशास्त्री कौन है? अर्थशास्त्री कौन है? तो VKRV राव। यहाँ पे वैज्ञानिक तरीके से जब भी प्रश्न में पूछा जाए तो ये पॉइंट सबसे पहले आपके माइंड में याद रखना है। ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से VRKV राव, ऑप्शन सी हो जाएगा। सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण सबसे सही अनुमान क्या है? तो यहाँ पे राजकोषीय घाटा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण राजकोषीय घाटा कहलाता है। अगला है कि राष्ट्रीय संपत्ति की प्रकृति और कारण की जांच किस अर्थशास्त्री की प्रभावशाली कृति है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी होगा। एक्चुअली ये इंग्लिश में हमेशा पूछा जाता है वेल्थ ऑफ नेशन किसकी कृति है, तो हम सभी जानते हैं वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की है। कराधान का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था?
कराधान का जो सिद्धांत है वो हम कहेंगे एडम स्मिथ के द्वारा। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। कराधान का योग्यता सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी यहाँ पे एडम स्मिथ की है, तो सी आंसर करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है, ये किस अर्थशास्त्री का कथन है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये भी एडम स्मिथ ने ही कहा था। तो इनके संबंध में जो भी प्रश्न है आपको याद रखना है। हर्समान प्रतिफल का नियम किन क्षेत्रों पर लागू होता है? तो देखिए, केवल कृषि क्षेत्र पर, केवल औद्योगिक क्षेत्र पर, केवल सेवा क्षेत्र पर, सभी क्षेत्रों पर लागू होता है। ठीक है, सभी क्षेत्रों पर लागू होता है, कृषि, औद्योगिक, सेवा। पूंजीगत लाभ का क्या अर्थ है? पूंजीगत लाभ का क्या अर्थ है? तो संपत्ति के धन मूल्य में वृद्धि को दर्शाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक जो वित्त है उसे क्या कहा जाता है? वित्त को क्या कहते हैं? तो सिंपल सा हम भाषा में जानते हैं, पूंजी कहते हैं। मतलब पूंजी रहना चाहिए तब हम कोई व्यवसाय स्टार्ट करेंगे, मतलब धन। ठीक है। लाभ का गतिशील सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया गया था जेबी क्लार्क के द्वारा। ठीक है, लाभ का गतिशील सिद्धांत जेबी क्लार्क। नेक्स्ट पॉइंट, एक साथ उपभोग की जाने वाली वस्तुएं क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं पूरक वस्तुएं। ठीक है, पूरक वस्तुएं। एक परिवार द्वारा अपने उपयोग के लिए मक्खन, घी तैयार करना किसका भाग होता है? तो ये भाग होता है उपभोग का। ठीक है, कंज्यूम्शन के लिए अपना करते हैं। बढ़ते हुए प्रतिफल के नियम का क्या अर्थ होता है? बढ़ते हुए प्रतिफल के नियम का अर्थ अगर हम बात करें तो घटती लागत। ठीक है, घटती लागत। आर्थिक दृष्टि से राष्ट्रीय विकास का क्या अर्थ है? आर्थिक दृष्टि से अगर राष्ट्रीय विकास कहा जा रहा है तो इसका अर्थ होता है कि सभी वर्गों का विकास हो रहा है, ऐसा माना जाता है। तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि नियोजित वित्त का सबसे महत्वपूर्ण घरेलू स्रोत जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन सी होगा, घरेलू निजी बचत। ठीक है, यानी नियोजित वित्त का सबसे महत्वपूर्ण जो घरेलू स्रोत हो गया वो है घरेलू निजी बचत। एक अर्थव्यवस्था के बुनियादी जो सामाजिक ढांचे हैं, ध्यान रखिएगा कि एक अर्थव्यवस्था के बुनियादी सामाजिक ढांचे के मुख्य घटक क्या होते हैं? तो मुख्य घटक की अगर हम बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक सुविधाएं होनी चाहिए। यहाँ पे सी हो जाता है। बाह्य सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का मूल सिद्धांत है? तो ऑप्शन सी, पर्यावरण शास्त्र का। ठीक है, पर्यावरण शास्त्र का बाह्य सिद्धांत। अगला है कि अर्थशास्त्र के संदर्भ में यदि किसी का बुरा किए बिना किसी को बेहतर बनाना संभव है तो उसे हम उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को एक नाम दिया जाता है परेटो श्रेष्ठ। ठीक है, परेटो श्रेष्ठ कहा जाता है। तो यहाँ पे बी हो जाता है। मुनाफे का नवाचार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन सी होगा, जे एस सुम्पीटर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा जे एन सुम्पीटर। संपत्ति का श्रम सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे जॉन लॉक। ठीक है, संपत्ति जो है लॉक करना, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल क्या है कि जॉन मेनार्ड किन्स जो अपने आर्थिक सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं किस देश के निवासी थे? तो यहाँ पे करेक्ट क्या बन जाता है? ऑप्शन सी, इंग्लैंड के ये निवासी थे जॉन मेनार्ड किन्स। राजकोषीय नीति किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है? तो सी होगा, जॉन मेनार्ड किन्स। यहाँ पे सी को टिक करेंगे। समिष्ट अर्थशास्त्र को एक अलग अनुशासन के रूप में संस्थापित करने के लिए किसे जाना जाता है? तो सी होगा, जे एम किन्स को। सी को टिक करेंगे। अगला है कि मुद्रा को उसकी प्रकृति के आधार पर दो भागों में किसने वर्गीकृत किया है? तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन मेनार्ड किन्स। यहाँ पे सी को टिक करेंगे। ठीक है, लास्ट प्रश्न आता है आज की इस वीडियो का कि रेजिडेक्स किससे संबंधित है? रेजिडेक्स का संबंध किससे होता है? तो ध्यान में रखेंगे ऑप्शन बी, भूमि के कीमतों पर। ठीक है, भूमि की कीमतों पर रेजिडेक्स, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और अगर आप कहेंगे कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए, अगर आप इसका और भी पार्ट देखना चाहेंगे तो इस वीडियो पे कम से कम 450 लाइक्स जाएंगे, तब जा करके मैं आपको नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। क्योंकि 100 क्वेश्चन मैं बहुत आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन वो रिस्पांस नहीं देते हो आप लोग जो हमें चाहिए होता है। तो अगर आप इस वीडियो पे 450 लाइक्स करोगे तब जा करके आपको नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप कोई टॉपिक चाहिए तो आप नीचे कमेंट करो ताकि हम आपके साथ आगे बढ़ते रहें इसी तरह से। तो बस इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।